इसराइल और ईरान के बीच तनातनी और मिसाइल हमलों ने दुनिया के अन्य देशों की टेंशन बढ़ा दी है। अब इसराइल और ईरान के बीच सीधे सैन्य हमले ने पश्चिम एशिया में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि सीधे हमले के बाद दोनों देश शांत होंगे या फिर संघर्ष का एक नया दौर दुनिया देखेगी। इसके साथ ही इन सबके बीच भारत की भी चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। इसराइल और ईरान की तनातनी पर दुनिया के देशों की नजर है। इस संघर्ष का कितना खौफनाक नतीजा सामने आएगा, दुनिया के अधिकांश देश के नागरिक इस बात को लेकर चिंतित भी हैं। बीते शुक्रवार की सुबह दुनिया को यह खबर मिली कि इसराइल ने ईरान के इस्फहान इलाके में मिसाइल हमला कर दिया। वहां ईरान की परमाणु सुविधाएं हैं। पश्चिम एशिया में 7 अक्टूबर 2023 से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमास के हमले ने इसराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए। इसराइल ने इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के सबसे बड़े नुकसान के रूप में देखा। यह 2008 से चल रहे इसराइल हमास के झगड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर था। इसराइल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई की, जो कि 6 महीने से ज्यादा चली। लड़ाई में 30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और गाजा में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर भी हुए। वहीं आपको ये भी बता दें, अमेरिका भले ही पूर्वी मध्य सागर में 2 युद्धपोतों के समूह तैनात कर चुका है, लेकिन हालात और बिगड़ गए हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के रास्ते जहाजों पर हमला किया और शिपिंग को बाधित किया। वहीं हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन दागे, जिससे उत्तरी इजराइल के करीब 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। दक्षिण लेबनान की सीमा से लगे इलाकों में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन ने कई देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया, हूती ठिकानों पर हमले किए। इससे भी मामले और बिगड़ते नजर आए हैं। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों की मदद कर रहा है। इससे सिलसिले में इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडो पर हमला कर दिया। उनकी जान ले ली गई। ईरान ने इसे अपने संप्रभुत्व क्षेत्र पर हमला माना। इससे पहले इसराइल सीरिया और लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह को भेजे जाने वाले सामानों पर हमला करता रहा, लेकिन यह मामला उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर था। जवाब में ईरान ने 300 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद यह किसी देश की ओर से सीधे तौर पर इसराइल पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। 1948, 1967 और 1973 में अरब देशों के गठबंधन को इसराइल ने हरा दिया था। इसके बाद 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते हुए। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के तहत इसराइल के यूएई, बहरीन, कतर और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए। जवाब में इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर सीमित हवाई हमला किया, जो यह दिखाता है कि वो ईरान की हवाई सुरक्षा को भेद सकता है। जब तक इसराइल हमास लड़ाई कम होने की राह पर नहीं चलती है, तब तक परेशानियां ऐसी ही बनी रहेंगी, चाहे हालात और बिगड़े या नहीं। फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका, मिस्र और कतर के बीच बचाव की कोशिशों के बावजूद 6 हफ्ते के युद्ध विराम की बातचीत हफ्तों से रुकी हुई है। इसराइल का लक्ष्य गाजा से हमास को खत्म करना है, लेकिन 6 महीने की कोशिशों के बाद भी हजारों हमास लड़ाके अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं, खासकर दक्षिण गाजा के रफा इलाके में, जो अभी इसराइल की पहुंच से बाहर है। इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका के अनुभव और 1982 और 2000 के बीच दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इसराइल के खुद के कब्जे के अनुभव को देखते हुए हमास को पूरी तरह खत्म करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गाजा पर शासन करने के लिए हमास के अलावा किसी फिलिस्तीनी संगठन को मजबूत बनाने के इसराइल के विरोध और गाजा पर फिर से कब्जा करने के अंतर्राष्ट्रीय विरोध से लड़ाई के बाद के समझौते मुश्किल होते दिख रहे हैं। युद्ध के बाद गाजा के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों की मदद के लिए 2 राष्ट्र समाधान की तरफ से बढ़ने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसराइल की मौजूदा सरकार ऐसे किसी भी समाधान के खिलाफ है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 1990 के दशक के मध्य से लगातार ऐसी किसी भी संभावना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसराइल की राजनीतिक धीरे धीरे दाईं ओर खिसक गई है। उनका यह मानना है कि फिलिस्तीनी के कुछ लोग इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और अतीत में समझौते का विरोध कर चुके हैं। अक्टूबर में हुए बड़े हमले और उसकी तैयारियों को देखते हुए इसराइल की सुरक्षा को लेकर चिंतित लोगों की दलीलें और मजबूत हो जाएंगी। वहीं अब दुनिया में अमेरिका की भूमिका कम होने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उसके वैश्विक दखल को लेकर बहस भी चल रही है। फिर भी इस पूरे संकट को सुलझाने की कोशिश में अमेरिका ही एकमात्र बड़ी शक्ति मानी जा रही है। वो इसराइल, अरब देशों और बिचौलियों के जरिए ईरान और हमास के बातचीत कर रहा है। इसका प्रभाव सीमित ही नजर आता देखा जा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका की सलाह नहीं मानते हैं। ईरान सीधे इसराइल पर हमला करने से नहीं डरता है, न हटता है और हमास बंधकों को रिहा करने के कई प्रस्तावों को स्वीकार भी नहीं किया है।
शायद समय आ गया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए और बड़े प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि चीन और रूस और अमेरिका अब तक संयुक्त रूप से एक दूसरे की कोशिशों को नाकामयाब करने में लगे हैं। तो वहीं G20 की मौजूदा अध्यक्षता कर रहे ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका को ये देखना चाहिए कि क्या वे यूरोप और अरब देशों के कुछ G20 देशों के साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं या नहीं। बहरहाल ये उनके लिए एक अच्छी परीक्षा हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।